नमस्कार, मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं संदीप सर जीके में। आज 24 जनवरी है, 24 जनवरी 2022। माय डियर, आपको मालूम है कि 24 जनवरी कई चीजों के लिए महत्वपूर्ण है, जाना जाता है। इसी 24 जनवरी को 1966 में 1966 में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी। दुर्घटना क्या थी? दूसरा, उस दुर्घटना में कई थ्योरी ऐड है। कहते हैं कि वो जो दुर्घटना है वो नेचुरल दुर्घटना नहीं थी, प्राकृतिक नहीं थी। उसमें अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए का हाथ था। सीआईए ने सब कुछ किया था। क्या है ये, विस्तृत जानकारी देते हैं आपको। सबसे पहले ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये तस्वीर है हिंदुस्तान के परमाणु बम को शुरू करने वाले हाथ। जो हम एटॉमिक पावर है, जो हमने बड़े बड़े परमाणु परीक्षण किए हुए हैं, दो परमाणु परीक्षण हमने किया अभी तक। वो दो परमाणु परीक्षण को शुरू करने वाले कौन थे? उनका नाम है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। आपको मालूम है कि जो होमी जहांगीर भाभा है, इनका जन्म हुआ था 30 अक्टूबर 1909 को, 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में इनका जन्म हुआ था। ये पढ़ने में बचपन से कैसे रहे होंगे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि हिंदुस्तान के जो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट होते हैं उनमें पहले दूसरे नंबर पर इनका नाम लिया जाता है। तो पढ़ने में कैसे थे, बचपन में कैसी स्कूलिंग थी, आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब सवाल आता है कि इनकी जो मौत हुई थी, आपको मालूम है 24 जनवरी 1966 को एक प्लेन में बैठकर ये जिनेवा जा रहे थे और वो प्लेन क्रैश हो गया। जब वो प्लेन क्रैश होता है तो उसके बाद से लगातार ढेर सारी स्टोरी निकल के आती हैं। कई किताबों में ऐसा है कि नहीं, वो जो प्लेन क्रैश था वो नेचुरल नहीं था, उस प्लेन क्रैश में सीआईए का हाथ था। अब सवाल आता है कि अगर सीआईए का हाथ था तो कैसे था? क्या इसके लॉजिक हो सकते हैं कि हाँ, सच्चाई है कि उसमें सीआईए का हाथ रहा होगा? इस पर आज विस्तृत चर्चा करेंगे। आपने नोबेल प्राइज का नाम सुना होगा। आपको मालूम है कि जो नोबेल प्राइज होता है, दुनिया में बहुत ही कम गिने चुने लोगों को ही नोबेल प्राइज मिलता है। हिंदुस्तान का सौभाग्य है, हिंदुस्तान को अब तक सिर्फ आपको 10 नोबेल प्राइज भी नहीं मिले हिंदुस्तान को। उनमें से एक नोबेल प्राइज है सीवी रमन साहब का। और आपको मालूम है कि जो सीवी रमन है, प्रोफेसर सीवी रमन है, वो होमी जहांगीर भाभा को लियोनार्डो द विंची कहकर बुला करते थे, लियोनार्डो द विंची। इससे आप होमी जहांगीर भाभा जी की शख्सियत का अंदाजा लगा सकते हैं। हिंदुस्तान में जो परमाणु कार्यक्रम हमने शुरू किया, उसकी नींव किसने रखी थी? होमी जहांगीर भाभा ने। होमी जहांगीर भाभा ने आपका 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की थी। जो परमाणु ऊर्जा आयोग है, उसकी स्थापना किसने की थी? होमी जहांगीर भाभा ने ही की थी। क्या है कहानी होमी जहांगीर भाभा के डेथ की? आइए विस्तृत जानते हैं। आपको मालूम है कि 1966 में ये जिनेवा जा रहे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। जब ये जिनेवा जा रहे थे तो इनका जो प्लेन है वो क्रैश हो जाता है ना। और ये जो प्लेन एयर इंडिया का प्लेन था वो क्रैश हो जाता है आल्प्स जो माउंटेन है यूरोप में, उसके ऊपर। अब सवाल आता है कि भाई ये प्लेन है, प्लेन क्रैश होते रहते हैं, टेक्निकल चीजें होती हैं, तो प्लेन क्रैश हो गया, उसमें दुर्भाग्य है, दुर्घटना है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, मशीन है, हो जाता है ना। लेकिन इस पर एक थ्योरी आना शुरू हो जाती है, लगातार थ्योरी आती है। दुनिया के बड़े बड़े जर्नलिस्ट इस पर लिखना चालू कर देते हैं, दुनिया के बड़े बड़े राइटर्स लिखना चालू करते हैं, दुनिया के बड़े बड़े न्यूज चैनल्स को दिखाना शुरू कर देते हैं, दुनिया के बड़े बड़े न्यूज पेपर्स में इसमें आना शुरू हो जाता है। ढेर सारी चीजें निकल के आती हैं, नहीं ये नेचुरल प्लेन क्रैश नहीं था, इसमें इसका हाथ था, उसका हाथ था, ढेर सारी चीजें निकल के आती हैं। लेकिन 2008 में अगर मैं यहां पर एक फोटो क्रिएट करके आपको बताऊं, 2008 में 2008 में एक बहुत ही बड़ा खुलासा होता है। ग्रेगरी डगलस एक राइटर हैं, ग्रेगरी डगलस एक पत्रकार थे, बहुत बड़े पत्रकार हैं। ग्रेगरी डगलस की एक बुक आती है जिसका नाम है कन्वर्सेशन विथ द क्रो। कन्वर्सेशन विथ द क्रो। इस किताब में एक जिक्र आया है, जब एक किताब पढ़ेंगे, आप पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। तो कन्वर्सेशन विथ द क्रो जो किताब है, इसमें एक जगह आती है, एक पैरा आता है जहां पर की बात होती है रॉबर्ट क्राउली से। किससे? रॉबर्ट क्राउली से। और जो रॉबर्ट क्राउली है वो कौन है? वो CIA के एक्स ऑफिसर हैं, रॉबर्ट क्राउली। और इस किताब में, कन्वर्सेशन विद द क्रो किताब में, जिसको कि ग्रेगरी डगलस ने लिखा है, और उनकी चर्चा हो रही है रॉबर्ट क्राउली से। रॉबर्ट क्राउली हैं CIA के एक्स ऑफिसर, और वो एक जिक्र करते हैं एक चीज का, और वो जिक्र था भाभा के बारे में। और वो कहते हैं कि जब कोल्ड वॉर के समय
हिंदुस्तान एक कदम आगे बढ़ रहा था परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए, परमाणु एटॉमिक रिसर्च के लिए, परमाणु ऊर्जा विस्फोट के लिए, परमाणु बम विस्फोट परीक्षण के लिए, तब हमें डर लग रहा था और हमने उसको रोकने की कोशिश की थी। अब सवाल निकल के आता है कि ये बात कब की है और ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आपको मालूम है कि ये 1965 का जो टाइम था, 1965 का जो टाइम था, आपको मालूम है कि इसके पहले 1965 में इंडिया और पाकिस्तान की हुई थी लड़ाई और पाकिस्तान बुरी तरीके से हार गया था, पराजित हो गया था। और आपको बताने की जरूरत नहीं है, जो लोग समझदार हैं हिंदुस्तान के लोग, उनको मालूम है कि जो पाकिस्तान है वो हमेशा से ही यूएसए का फेवरेट रहा है। उसका रीजन क्या है कि अभी भी आपको मालूम होगा कि जो यूएसए है वो दुनिया में हथियार बनाने वाली देश में नंबर 1 पे माना जाता है। और वो जो हथियार बेचता है, तो हथियार आप किसी शांति प्रिय इंसान को तो देंगे नहीं, आप हथियार उसी को देंगे जहां पर कोई घटनाएं होंगी, आतंकवादी विस्फोट होंगे। तो अमेरिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह है पाकिस्तान, जहां पर अपने खूब हथियार बेचता है, खुद ही परमाणु विस्फोट करवा देता है, खुद ही आतंकवादी हमले करा देता है और पाकिस्तान को अपने जेब में रख के चलता है। ये तो आपको मालूम ही होगा। दूसरी चीज ये भी आपको मालूम होगी, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो हिंदुस्तान के नजदीकी थी उस समय यूएसएसआर से, सोवियत संघ रसिया से, जो बाद में टूटकर कई पार्ट्स में डिवाइड हो गया, उसका बड़ा पार्ट रसिया कहलाता है। यूएसएसआर सोवियत संघ रसिया से हिंदुस्तान के नजदीकी थी यूएसएसआर से, और यूएसए की नजदीकी थी किससे? पाकिस्तान से। पाकिस्तान जब 1965 की लड़ाई में हार जाता है तो यूएसए को बहुत टेंशन होती है यूएसए को, क्योंकि जिसको हथियार बेच रहा है, जिसको आतंकवादी अड्डा बनाना चाहता है, पाकिस्तान जो यूएसए है, आपको मालूम है जो भी मिडिल एशिया है जहां पर ढेर सारे तेल की खदानें हैं, कुएं हैं, इराक हो, ईरान हो, सऊदी अरब हो, वहां पर आज भी यूएसए अपना कब्जा करना चाहता है। और उसके लिए पाकिस्तान से अच्छा कुछ जगह हो नहीं सकती। पाकिस्तान में बैठ के वो पूरे के पूरे एशिया को कंट्रोल कर सकता है। अगर आप मैप में देखेंगे तो पाकिस्तान में बैठ के वो पूरे एशिया को कंट्रोल कर सकता है। इसी कारण से हमेशा पाकिस्तान को अपना अड्डा बना के रखता है। आपको मालूम होगा ये चीज। जब पाकिस्तान हारा तो यूएसए थोड़ा परेशान होता है, और यह परेशानी और तब बढ़ जाती है जब जनवरी 1966 के ठीक 3 महीने पहले अक्टूबर 1965 में हिंदुस्तान के महान साइंटिस्ट होमी जहांगीर बाबा कहते हैं कि अगर भारत सरकार हमें परमिशन दे तो हम 18 महीने के अंदर अपना परमाणु परीक्षण कर सकते हैं और हम भी परमाणु शक्ति बन सकते हैं। जैसे ही ये खबर अमेरिका को मालूम चलती है, यूएसए को मालूम चलती है, यूएसए तिलमिला उठता है, क्योंकि यूएसए कभी भी ये नहीं चाहता कि उसके सामने कोई पावर बने। यूएसए हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक पावर बनना चाहता है, वो पूरी दुनिया में राज करना चाहता है, एक छत्र राज करना चाहता है। ये कब से है? ये बहुत सालों से चला आ रहा है और ये आगे भी चलेगा। यूएसए कभी ये नहीं चाहता कि उसके सामने कोई कंट्री आए, वो चाहे रसिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, सबको वो दबा के रखना चाहता है और सुप्रीम पावर बनना चाहता है। तो एक तो पाकिस्तान की हार और दूसरा हमारे साइंटिस्ट का अनाउंसमेंट कि 18 महीने के अंदर हम परमाणु परीक्षण कर सकते हैं। ये बात बड़ी भयावह हो जाती है और शायद यही एक वजह थी कि CIA मौका ढूंढ रहा था हिंदुस्तान के महान साइंटिस्ट होमी जहांगीर भाभा को, क्योंकि इसको मालूम था कि होमी जहांगीर भाभा हिंदुस्तान के परमाणु परीक्षण कार्यक्रम की बैकबोन है, और ये अगर बैकबोन को खत्म कर दिया जाए तो शायद यूएसए को सक्सेस मिल जाएगा। इतिहासकार और जो किताबें हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो इस बात को मजबूती से कहते हैं, बड़े तथ्य के साथ कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक है। सही बात यह है कि 24 जनवरी 1966 को जब होमी जहांगीर भाभा जेनेवा जा रहे थे, उस समय ये जो प्लेन है आपका एयर इंडिया का वो क्रैश हो जाता है और इसमें 117 लोगों की 117 लोगों की डेथ हो जाती है। उनमें से एक थे होमी जहांगीर भाभा। अब हम अपने लेवल पे आपको ये बताने की कोशिश करेंगे, अपने नॉलेज के लेवल ये बताने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में बात जो कही गई है ये तथ्य वाली बात है या फिर ऐसी बात है कि कहने की बात है। हाँ, हो सकता है, नहीं हो सकता है, या इसके चांसेस है या नहीं है। एक तो स्टोरी है कि ये नेचुरल घटना थी, प्लेन क्रैश हो गया। दूसरी है कि अगर इसमें CIA का हाथ था तो ऐसे कौन से पॉइंट्स हम लॉजिक देख सकते हैं कि हाँ इन रीजन से कह सकते हैं कि हाँ इसमें CIA का हाथ रहा होगा। पहला पॉइंट मैंने आपको अभी बताया, फर्स्ट पॉइंट मैंने अभी आपको शेयर किया, क्या कि पाकिस्तान की हार से यूएसए बौखला गया था, क्योंकि
पाकिस्तान को यूएस से अपना अड्डा बनाना चाहता था और अभी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान हथियार खूब खरीदता है और उसको बेचता कौन है? यूएसए। भाई कोई कंट्री अगर शांतिप्रिय हो जाएगी तो वो हथियार क्यों खरीदेगी? लेकिन अगर वहां पर आतंकी घटनाएं होंगी, आतंकवादी लोग रहेंगे, सेना का शासन होगा, तो लाजमी बात है उसको हथियारों की जरूरत पड़ेगी। और पाकिस्तान की जो हार थी उससे यूएसए बौखला गया था और वो इसलिए हिंदुस्तान से बदला लेना चाहता था। दूसरा, यूएसएसआर से हिंदुस्तान की नजदीकी। आपको मालूम है कि 1965 का जो टाइम है इसमें दुनिया दो ग्रुप में बटी थी, एक यूएसएसआर सोवियत संघ और दूसरा यूएसए। यूएसए कभी ये नहीं चाहता कि उसके सामने कोई भी पावर आए, यूएसए हमेशा सुप्रीम होना चाहता है। लेकिन यूएसएसआर एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा था, सोवियत संघ रसिया एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा था। तो यूएसए ने इसको कंट्रोल करने के लिए डायरेक्टली नहीं किया, इनडायरेक्टली किया। और आपको मालूम है कि यूएसएसआर से इंडिया की नजदीकी थी, इस कारण से वो पहले इंडिया को तोड़ना चाहा और आगे चल के यूएसएसआर को तोड़ना चाहा। आपको मालूम है, कभी इतिहास का जिक्र करेंगे तो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से अमेरिका ने, यूएसए ने यूएसएसआर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। यूएसएसआर, जिसे आप यूनाइटेड सोवियत संघ रसिया बोलते हैं, आज वो कई पार्ट में डिवाइड हो चुका है और एक उसका बड़ा पार्ट रूस या रसिया कंट्री कहलाता है, आपको मालूम होगा। तो दूसरा रीजन तो ये है। तीसरा रीजन है कि होमी जहांगीर भाभा जी के द्वारा 18 महीने पहले, 3 महीने पहले अनाउंसमेंट किया गया कि अगर हमको 18 महीने दे दिया जाए, 18 मंथ दे दिया जाए, तो हम 18 महीने में परमाणु परीक्षण कर सकते हैं और हिंदुस्तान को एटॉमिक पावर की शक्ति बना सकते हैं। एक अगला पॉइंट एक और भी दिया जाता है कि आपको मालूम है कि ये जो समय है 1965-1966 का, ये समय हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में अनस्टेबिलिटी का समय था। कैसे? 1964 में पंडित नेहरू की मौत हो जाती है। पंडित नेहरू लगभग 14 साल तक देश के प्रधानमंत्री थे। उनकी मौत के बाद में शास्त्री जी, गुलजारीलाल नंदा जी, फिर इंदिरा गांधी जी, ये सब चल रहा था। तो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में काफी अनस्टेबिलिटी थी, कौन आगे प्रधानमंत्री बनेगा, कौन लीड करेगा देश को, ये सारा कुछ चल रहा था। और ये अमेरिका को, यूएसए को मौका मिला। यूएसए कभी ये नहीं चाहता कि कोई भी कंट्री स्टेबल हो, वो हमेशा चाहता कि सारी कंट्रियां अपने में ही परेशान रहें और हम सुप्रीम पावर बने, लोग हमसे आए मदद के लिए, हम उनको पैसा दें, हेल्प करें और हमारे एहसान के तले वो दब जाए। हिंदुस्तान की जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी वो भी एक बहुत बड़ा रीजन था। आप कह सकते हैं कि हाँ, इसमें कोई दो मत नहीं है कि हो सकता है सीआईए ने हिंदुस्तान की पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी को और खराब करने के लिए हिंदुस्तान के साइंटिस्ट की हत्या करवाई हो, क्योंकि वही समय है, आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जिस दिन ये घटना होती है, होमी जहांगीर भाभा जी की डेथ होती है, उसके ठीक 20 दिन पहले भी, 20 दिन भी कम बोल रहा हूं मैं, 20 दिन से कम समय पहले लाल बहादुर शास्त्री जी की ताशकंद समझौते के दौरान मृत्यु हो जाती है। और जिस देश का प्रधानमंत्री की डेथ हो जाए और 20 दिन के अंदर ये ऐसी घटना हो जाए, ये निश्चित रूप से कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, ये प्री प्लान ही हो सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। उसके बाद और कुछ पॉइंट बताता हूं मैं। आपको मालूम है कि जब घटना हुई तो लाजमी सी बात है, घटना हुई है और हिंदुस्तान के इतना बड़ा साइंटिस्ट में बैठे हैं तो लाजमी है कि पूरी दुनिया बौखलाएगी। फ्रांस की जो सरकार है, फ्रांस की सरकार है, आपको मालूम है कि ये घटना है जो फ्रांस के टेरिटरी के अंदर हुई थी, तो दुनिया के जो जर्नलिस्ट हैं वहां जाना शुरू करते हैं, वहां पर रिसर्च करना शुरू करते हैं। लेकिन फ्रांस की सरकार बार बार उनको रोकती है कि एक बार नहीं हुआ, ये कई बार हुआ है। फ्रांस की सरकार ने कई बार लिखा है इस चीज को, जर्नलिस्ट ने कई बार ऐसा लिखा है कि जब वो वहां पर रिसर्च करने जाते थे, जांच पड़ताल करने जाते थे, इंक्वायरी करने जाते थे, तो फ्रांस की सरकार के द्वारा उनको कई बार रोका गया है। सवाल आता है कि अगर फ्रांस की सरकार ने उनको कई बार रोका तो क्यों रोका? आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो फ्रांस की सरकार छिपाना चाहती है? इसमें कुछ और लॉजिक निकल के आते हैं। आपको बता दूं मैं कि कई बार ऐसा भी जब रिसर्च में आया है, कई बार ऐसे न्यूज़पेपर्स में न्यूज आई है कि जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ था, वहां पर जो मलबे पड़े थे प्लेन के, बर्फ के अंदर दब गए थे, वहां पर कुछ सालों के बाद जब कुछ जर्नलिस्ट ने और रिसर्च करने की कोशिश की तो वहां पर कुछ ऐसे अवशेष मिले जो एयर इंडिया के प्लेन के अवशेष नहीं थे। एक वहां पर टुकड़ा मिला जिसमें 1960 लिखा हुआ था, 1960 लिखा हुआ था, और वो जो प्लेन है वो 1960 में बना ही नहीं था, उसकी शुरुआत ही 1961 में हुई थी। तो कैसे वो प्लेन 1960 का हो सकता है? और ऐसे ढेर सारी चीजें हैं जो ब्लैक बॉक्स है। आपको मालूम है कि हर प्लेन में एक ब्लैक बॉक्स होता है, जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उस ब्लैक बॉक्स में सब कुछ सेव हो जाता है, आपको मालूम होगा, प्लेन में होता है। वो ब्लैक बॉक्स नहीं मिला आज तक। वो ब्लैक बॉक्स गया तो गया कहां? बाद में
फ्रांस की सरकार ने एक और लॉजिक दिया कि वहां पर एक प्लेन क्रैश नहीं हुआ था, वहां पर 2 प्लेन क्रैश हुए थे। और उसका लॉजिक ये दिया गया कि उस समय फ्रांस और इटली की बहुत ज्यादा आपसी रंजिश चल रही थी, तो इटली ने अपने जासूसों को भेजा था फ्रांस पर निगरानी रखने के लिए, और दुर्भाग्य से वो प्लेन आपका एयर इंडिया के प्लेन से टकरा जाता है। ऐसी ढेर सारी स्टोरीज हैं, ढेर सारी कहानियां हैं। अब सवाल यह आता है कि सर जब आपने इतना कुछ बताया तो इस वक्त यही लग रहा है कि हाँ, ये नेचुरल कुछ नहीं था, ये निश्चित रूप से सीआईए का हाथ था। तो इस पर सरकार का स्टैंड क्या होना चाहिए? देखिए, आपको मालूम है कि जो चीजें होती हैं, इतने बड़े लेवल की चीजें होती हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस को अफेक्ट करती हैं। ये ऐसी चीजें हैं जिससे हमारा अमेरिका से रिलेशन खराब हो सकता है, हमारा फ्रांस से रिलेशन खराब हो सकता है, और भी चीजें होती, बहुत चीजें होती हैं। सरकार जो भी करती है वो नेशनल इंटरेस्ट के लिए करती है। कभी भी कोई सरकार होगी, कोई भी देश का प्रधानमंत्री होगा, कोई भी किसी भी पार्टी होगा, जब भी कोई काम करते हैं वो देश के इंटरेस्ट के लिए होता है, नेशनल इंटरेस्ट के लिए होता है। तो कई बार ऐसी चीजें की जाती हैं जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए होती हैं, लेकिन इमोशनली अगर हम उसको देखेंगे तो लगेगा नहीं ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो होती नेशनल इंटरेस्ट के लिए है। तो सरकार का अपना स्टैंड है। जो न्यूज़पेपर्स में आया, जो मैगजीन्स में आया, जो मैंने खुद भी अपने तरीके से पढ़ाई की, और जो मैंने देखा ढेर सारे वेबसाइट्स के माध्यम से, यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से, वो सारी स्टोरी मैंने आपको बताई। मुझे लगा कि आपको मालूम होना चाहिए कि आखिर कैसा कैसा हो सकता है। बाकी तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना थी हिंदुस्तान के लिए। होमी जहांगीर भाभा, अगर उस दुर्घटना में ऐसा कुछ ना होता तो हो सकता है कि आज हमारा जो परमाणु परीक्षण कार्यक्रम है और आगे तक निकल गया होता, हम और आगे निकल गए होते। लेकिन इतिहास में इसके लिए गुंजाइश नहीं होती है कि ये तब होता तो क्या होता, ऐसा होता तो क्या होता। इसके लिए इतिहास में गुंजाइश नहीं होती है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, जानकारी मिली होगी। अगर जानकारी मिली हो, लग रहा है कि हाँ आपको सही जानकारी मिली है, इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। उनको मालूम होना चाहिए देश दुनिया की सारी जानकारियां। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप संदीप सर जी के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।